इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज कंपनियों के आईपीओ के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दे दिया है। प्रस्तावित नियमों के तहत आईपीओ के आकार की न्यूनतम लिमिट जो है वो तय की गई है। साथ में पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर के भी नई समय सीमा का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा आईपीओ में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, उसे 35% पर बरकरार रखा गया है। सर, बड़े आईपीओस को लेकर के नए नियम किस तरह के होंगे और रिटेल निवेशकों को लेकर के अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? विपुल जी, अगर आप व्हाइट हाउस के किस्सों को छोड़ दें कि आज जेलेंस्की ने कौन सा सूट पहना था और उस सूट से दुनिया के लोगों ने क्या अंदाज लगाया युद्ध को लेकर, तो आज भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर यही है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है। सेबी ने पहली बार इतने लंबे समय के बाद आईपीओ के नियमों में बहुत बड़ा फेरबदल करने की तैयारी की है, क्योंकि आईपीओ में छोटे निवेशकों की बड़ी रुचि होती है, निवेश होता है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो आईपीओ के को लेकर सेबी के ड्राफ्ट पेपर में आए हैं, जो चर्चा के लिए रखा गया। सितंबर के मध्य तक इस पर जवाब आएंगे। पहली चीज तो ये कि जो बड़े आईपीओ होंगे, पहली बार सेबी इस तरीके का पैमाना लागू कर रही है। जो दिलचस्प देखना है कि जो बड़े आईपीओ होंगे उन्हें कम इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। यानी जो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं और उनके आईपीओ का न्यूनतम आकार 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है, उन्हें कम से कम 1% शेयर की बिक्री करनी पड़ेगी। यानी उनके लिए बहुत सीमित शेयर वो जारी कर सकती है। 1 से 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनियों को मार्केट वैल्यू का केवल 2.75% शेयर डाइल्यूट करने होंगे, जबकि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनियों को लगभग 8% शेयर बिक्री करनी पड़ेगी। यहां आपको ध्यान देना जरूरी यह है निवेशकों के लिए कि सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन और आईपीओ के आकार को बेंचमार्क कर दिया है इक्विटी के डाइल्यूशन से, और ये बड़ा डिपार्चर है सेबी की पुरानी नीति के हिसाब से, जिसमें सेबी का कहना था कि एक ठीक ठाक हिस्सेदारी पब्लिक को डाइल्यूट की जानी चाहिए कंपनियों के तौर पर। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े आईपीओ आसानी से हो सके। तो अब पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए जो नियम था 25% पहुंचने वाला, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियों को 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पहुंचने के लिए 3 साल तक का समय दिया जाता था, उसे भी बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ये सरकार के दबाव पर किया गया है, क्योंकि तमाम सरकारी कंपनियां अभी इस सीमा तक नहीं पहुंच पाई और लगातार उनको सेबी को अलग से मंजूरी देकर स्पेशल केस में ट्रीट करना पड़ रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनियां अगर लिस्टिंग के समय शेयर होल्डिंग 15% से कम है, तो 15% तक पहुंचने के लिए 5 साल का और 25% तक पहुंचने के लिए 10 साल का समय। अब जैसे करीब से समझिए कि इस पूरी व्यवस्था को, कि अब कंपनियां बहुत कम इक्विटी बाजार में देने की छूट पा रही हैं सेबी से, जबकि वो पहले उनको एक बड़ा हिस्सा कंपनियों को बाजार में देना होगा। रिटेल निवेशकों के लिए 35% का कोटा बरकरार रखा गया है। हम लोगों ने चर्चा भी की थी विपुल जिस मामले पे कि सेबी रिटेल निवेशकों का हिस्सा 35% से घटा के 25% करने जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रस्ताव में रिटेल निवेशकों का हिस्सा वही रखा गया है, लेकिन बड़ी कंपनियों के कम शेयर बाजार में उपलब्ध होंगे, और यह बेहद चतुराई भरा फैसला है बाजार में शेयरों की कीमतों को थोड़ा ऊंचा। हम्म। लेकिन सर, आखिर में ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या दिखाई दे रहा है और क्या किस तरह का असर आप देख रहे हैं इसका आने वाले दिनों में आईपीओ मार्केट में? देखिए, आईपीओ बाजार में एक बड़ी दुविधा मेगा कंपनियों के साथ ये थी कि बड़ी कंपनियां जो अपने बड़े आकार के आईपीओ लाती थी, वो हमेशा इस बात पर उलझन महसूस करती थी कि उन्हें ज्यादा हिस्सा अपनी इक्विटी का लोगों को बांटना पड़ रहा है। तो अब जो मेगा आईपीओ और बड़े आईपीओ आएंगे, उन्हें बहुत कम इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, जबकि आईपीओ का आकार काफी बड़ा होगा, जो सेबी ने अपने इस प्रस्ताव में बेंचमार्क किया, जो डॉक्यूमेंट में देख रहा हूं, जो 15,000 करोड़ रुपए से आईपीओ के होंगे। जैसे एलआईसी का अगला डाइवेस्टमेंट है, रिलायंस जियो का एक संभावित आईपीओ आ रहा है, एनएससी की लिस्टिंग होने वाली है। ये बाजार में कम इक्विटी डाइल्यूट करेंगी, जिससे कि बाजार में उतार चढ़ाव के समय शेयरों में ज्यादा गिरावट नहीं होगी और बाजार में स्थिरता रहेगी। मुद्दा यह है कि जब कम शेयर होंगे तो वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा बाजार में, और ये हमेशा वैल्यूएशन ऊपर रहेगा, क्योंकि बाजार में ट्रेडिंग के लिए भी कम शेयर उपलब्ध होंगे। तो कम हिस्सेदारी बेचना, वैल्यूएशन ऊपर रखने का खेल। दूसरी चीज है कि जो बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जिनके स्टॉक्स या जिनकी कंपनियों में बहुत ग्रोथ नहीं है, उन्हें भी सरकार अब ये चाहती है कि ज्यादा शेयर बेचने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो इन नए नियमों से उन्हें 3 की जगह 5 साल का समय मिल रहा है। रिटेल कोटा बना ही हुआ है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इसमें समझ में आई, कि ये नियम इंडिया को हांगकांग और सिंगापुर जैसे सेंटर्स के पैरेलल खड़ा करते हैं।
क्योंकि वहां की बड़ी कंपनियां भारत में लिस्ट इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि भारत में 15 से 25% की हिस्सेदारी बेचने की शर्त है बड़ी कंपनियों के लिए, जबकि वो कंपनियां अपनी कम हिस्सेदारी बाजार में बेचना चाहती हैं। इस व्यवस्था से आप अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भी, ग्लोबल कंपनियों को भी भारत में लिस्टिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उनके लिए इस बाजार को थोड़ा ज्यादा प्रोत्साहन परक बनाया जा सकता है। मेगा आईपीओ बढ़ेंगे, इसका प्रभाव होगा बाजार में, लिस्टिंग होगी कंपनियों की, शेयरों की ज्यादा सप्लाई नहीं होगी तो वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगी, वैल्यू बेहतर बेहतर बनी रहेगी। और दूसरा ये कि बाजार में थोड़ी विविधता आएगी, सरकारी कंपनियां, यूनिकॉर्न्स, ये सब लिस्टिंग